Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography Chapter 4, and the topic is composition and structure of the atmosphere, अर्थात वायुमंडल की बनावट और संरचना. In this chapter you will learn about the composition of the atmosphere, about the structure of the atmosphere, the features of the 5 layers of the atmosphere, and how atmosphere is significant. इस अध्याय में आप वायुमंडल की संघटक यानी बनावट, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की 5 परतों या सतहों की विशेषता और अंत में वायुमंडल का महत्व क्या है. Let us start now. The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. यानी वायुमंडल किसे कहते हैं. The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. यानी वायु का वह परत जो पृथ्वी को घेर कर रखता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं. Do you know what keeps the atmosphere at its place? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से वायुमंडल अपने स्थान पर स्थिर होता है. द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. तो इसका उत्तर यह है कि वायुमंडल अपने स्थान पर इसलिए कायम है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है. गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल अपने स्थान से नहीं खिसकता है. The conditions of the atmosphere at a particular place determine what type of weather and climate it has. किसी स्थान पर कैसा मौसम और कैसी जलवायु होगी यह इस बात पर निर्भर है कि वहाँ का जलवायु कैसा है. यानी मौसम और जलवायु को वायुमंडल की दशा ही सुनिश्चित करता है. चेंजेज इन दिस कंडीशंस ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. यदि वायुमंडल की दशा में कोई परिवर्तन होगा तो वहाँ का मौसम और जलवायु दोनों बदल जाएगा. दिस चेंजेज इफेक्ट आवर लाइफ टू. और ये बदलाव हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं. डिस्कस इन क्लास अबाउट हाउ वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंजेज अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. हमें और आपको अब इस बात पर विचार करना है कि मौसम और जलवायु का परिवर्तन लोगों के जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी वायुमंडल की बनावट या संघटक. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. वायुमंडल विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है. इसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स एंड मेनी इम्प्योरिटीज लाइक स्मोक, salts and other chemicals are present in varying quantities in the atmosphere. वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण और बहुत तरह की अशुद्धियाँ जैसे धुआं, लवण और अन्य रासायनिक पदार्थ अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं. द मेन कंस्टिट्यूएंट गैसेज आर नाइट्रोजन. वायुमंडल की संगठन में नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है. वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है. उसकी मात्रा है 78%, ऑक्सीजन 21% और जो 1% बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैस आदि पाए जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 km एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी के सतह से लगभग 1600 किलोमीटर है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस. और वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक पृथ्वी के सतह के समीप होता है. दिस इज सो बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग नियर द सरफेस एंड अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट अपॉन द लोअर लेयर्स. ऐसा इसलिए क्योंकि
द ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग नियर द surface and the upper layers of the atmosphere rest upon the lower layers. पृथ्वी का जो सतह होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है. Thus about 50% of the total mass of the atmosphere lies within a height of 6 km from the Earth's surface and about 99% lies within a height of 32 km. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. वायुमंडल को 5 सतहों में बांटा गया है. वो हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. These layers vary in thickness. इनकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग होते हैं. Now come to the next topic, ट्रोपोस्फीयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं. दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का परत है या सतह है. इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 8 km एट द पोल्स एंड अबाउट 18 km एट द इक्वेटर. इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. इट इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. यह सबसे सघन अंग है वायुमंडल का. ऑल वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड्स, फॉग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग अकर हियर. जितने भी वायुमंडल मौसम संबंधी परिघटनाएं हैं इसी लेयर में होते हैं, जैसे कोहरा, बादल बनना, बरसात होना, बर्फबारी होना, तूफान उठना और बिजली कड़कना इत्यादि. As the troposphere is the lowest and the densest layer of the atmosphere, it absorbs maximum heat radiated by the Earth's surface and thus keeps the Earth warm. चूँकि ये वायुमंडल का सबसे नीचे वाला सतह है इसलिए अधिकतम हीट यानी ऊष्मा को सोखता है, जिससे यह पृथ्वी को गर्म रखता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल. दिस लेयर इज एबव द ट्रोपोस्फीयर, से ऊपर होता है. देयर आर वर्चुअली नो क्लाउड्स एंड वेरी लिटिल डस्ट. इस सतह में बादल नहीं के बराबर होते हैं और बहुत कम धूल कण पाए जाते हैं. द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स ओजोन लेयर होता है. स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की परत होती है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखता है और हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेसोस्फीयर मध्यमंडल. दिस लेयर लाइज एबव द एटमॉस्फेयर एंड इट एक्सटेंड्स. This layer lies above the stratosphere and it extends to a height of about 80 km above the earth's surface. यह पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर ऊपर होता है और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है. Now move to the next page. In the mesosphere, the temperature ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट. यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होने लगता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल. दिस लेयर लाइज एबव द मेसोस्फीयर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 450 km. इसकी ऊंचाई 450 किलोमीटर है. हेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. इस परत में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान भी बढ़ता है. दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस. इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसे हम आयंस कहते हैं. दिस पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ सरफेस एंड इनेबल अस टू हैव वायरलेस कम्युनिकेशन. यानी जो हम रेडियो और अन्य बेतार संवाद सुनते हैं वो इसी लेयर के वजह से हमें प्राप्त होता है. द थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन. और आयनों की उपस्थिति के कारण हम इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं.
नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सोस्फीयर अर्थात बहिर्मंडल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर, यानी वायुमंडल के परत का सबसे ऊपर वाले भाग को बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये सबसे ऊपर वाला भाग है। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 km एंड ग्रेजुअली मर्जेज विद इंटरप्लेनेटरी स्पेस में ये मिल जाता है। दिस लेयर इज एक्सट्रीमली रेयरिफाइड होता है, विरल होता है। वेरी लाइट गैस यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी हल्के गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का महत्व क्या है, यानी हमारे जीवन में या अन्य जीवों के जीवन में वायुमंडल का क्या महत्व है। द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज, यानी वायुमंडल के जो संघटक होते हैं, अवयव होते हैं, वो हमारे लिए अनेक प्रकार से फ़ायदेमंद होते हैं। इस परत में नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी पौधों की वृद्धि के लिए भूमि का उपजाऊ होना जरूरी है, जिसकी पूर्ति नाइट्रोजन से हो जाती है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन होता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म भी रखती है। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, और ओजोन गैस हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जो बहुत हानिकारक होता है। सूर्य का पराबैंगनी किरण, उससे लोगों में कैंसर की बीमारी हो जाती है। द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर काउजेज प्रेसिपिटेशन, और जो जल वाष्प की बूंदें होती हैं उससे प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण होता है। द डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म द न्यूक्लियस फॉर कंडेंसेशन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स दैट काउज रेनफॉल एंड स्नोफॉल, और वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं अर्थात जो धूल कण होते हैं, उससे कंडेंसेशन यानी संघनन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बादल बनते हैं और बारिश होती है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित घर प्रभाव क्या है। अ ग्रीन हाउस इज ए लार्ज रूम मेड आउट ऑफ ग्लास। ग्रीन हाउस जो है शीशे का बना एक घर होता है, विच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट, जिसका इस्तेमाल पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। द ग्लास वॉल्स अलाउ सनलाइट टू एंटर ड्यूरिंग द डे टाइम बट प्रिवेंट द हीट टू एस्केप एट नाइट। हरित घर के जो ग्लास के दीवार होते हैं उसमें ऐसा बनावट होता है कि दिन में सूर्य का प्रकाश उसमें प्रवेश करता है, लेकिन रात को वो सूर्य का प्रकाश उसी में संरक्षित रहता है। द हीट दस गेट्स ट्रैप विद इन द ग्रीन हाउस एंड मेक्स इट वार्म, यानी वो वहाँ से वो जो ऊष्मा होती है वो निकलती नहीं है। इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड प्लेसेज, यानी हरित घर प्रभाव ऐसे स्थान के लिए उपयोगी है जहाँ पर ठंड का मौसम ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द अपर एटमॉस्फेयर विच रेजेज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित घर प्रभाव जो है इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ग्रीन हाउस गैस माने जाते हैं। इन रिसेंट डिकेड्स द amount of greenhouse gases present in the atmosphere has increased due to the burning of fossil fuels, factory emissions, etc. हाल के दशकों में जीवाश्म ईंधन के जलने और कारखानों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों के कारण ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया है वायुमंडल में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो गया है। दिस हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर्स ऑन अर्थ। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी पर जो गर्मी बढ़ रही है उसे हम
ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक गर्मी कहते हैं। इट काउजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइज इन सी लेवल्स, चेंजेज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड चेंजेज इन एग्रीकल्चरल यील्ड्स। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का कि ग्लेशियर यानी हिमनद या हिमखंड पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर बढ़ रहा है और बरसात का पैटर्न बदल रहा है, जिससे हमारे कृषि उत्पाद पर भी अंतर पड़ रहा है। I think you will have understood the concept of the chapter. It is very useful and knowledgeable chapter. We will meet again in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.